अग्निपथ योजना, जिसके जरिए अग्निवीरों की वैकेंसी यानी बहाली होने वाली है, और भारत सरकार ने ये बातें अब प्लेटफॉर्म पे रखी। उसके बाद जो इस देश के छात्र हैं, खासकर बिहार और यूपी के जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें एक आक्रोश है। उसी को लेकर अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से मैं बात कर रहा हूँ। इसको कैसे देखते हैं सर, जिस प्रकार से ये मोदी सरकार या कह सकते हैं कि वर्तमान एनडीए सरकार ने यह फैसला ली है, इसको किस हिसाब से देखा जाए? देखिए, ये अग्निपथ बिल्कुल बकवास योजना है और सीधे शब्दों में समझिए तो ये भर्ती घोटाला है और कुछ नहीं है। अब देखिए, ये अग्निपथ योजना है क्या? सेना के जो 3 अंग होते हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, तीनों अंगों में अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी और फिर 3.5 साल नौकरी करेंगे, कुल मिला के 4 साल। उसके बाद सड़क पर आ जाएंगे। इनको एक भी पैसा पेंशन नहीं मिलेगा। 1 मिनट सर, वो उनको उन 3.5 साल का वेतन दिया जाएगा जी। और एक जो और बातें हैं, मतलब कि अभी इतना जल्दी निर्णय पे हम लोग भी नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद 11,72,000 रुपया भी दिया जाएगा जी 4 साल के बाद जी। तो वो वहाँ से कुछ बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। और जो 1/4 जो स्टूडेंट हैं सर, 1/4 स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूँ, उनको वो रख लेंगे। बाकी 3/4 के लिए अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं, मगर फिर भी वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं। इस पे कंफ्यूजन है सर। डायरेक्ट सड़क पे कैसे आ जाएंगे सर, इसमें थोड़ा नहीं, आप तो कई बातें जो कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात है। नहीं, हम लोग पढ़ रहे थे उसके आधार पे। जो बीजेपी का आईटी सेल है, जी, उसने व्हाट्सएप पर बहुत सारी झूठी बातें फैलाई हुई है, जी, जिसका कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है, जो सरकार की नीति में शामिल भी नहीं है। जी, लेकिन वो जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसने व्हाट्सएप पर बहुत सारी झूठी बातें फैलाई हुई है, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए। लेकिन आप मामला समझिए, एक पैसा उनको पेंशन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये जो अग्निवीर होंगे वो पूर्व सैनिक भी नहीं कहलाएंगे। और पूर्व सैनिकों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे ग्रेच्युटी की सुविधा हुई या कैंटीन की सुविधा हुई या चिकित्सा की, मेडिकल की सुविधा हुई, कोई भी सुविधा इन अग्निवीरों को नहीं मिलेगी। तो जब ये फिर समाज में लौटेंगे, नागरिक समाज में, तो समझिए कि जिसको कहते हैं धोबी का कुत्ता बन जाएंगे। ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना ये पूरी तरह फौजी रह पाएंगे ना पूरी तरह सिविलियन रह पाएंगे, है ना। और आपने कहा कि 11,72,000 से कोई बिजनेस, ये इतनी छोटी रकम है महंगाई के ज़माने में कि 11 लाख में आप तरकारी बेच सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेस नहीं खोल सकते हैं। होगा क्या इनके साथ है? इसमें तो कुछ लोग तो शहीद हो जाएंगे, क्योंकि आर्मी की ड्यूटी तो सख्त ड्यूटी है। कुछ लोग तो शहीद हो जाएंगे सुरक्षा ड्यूटी के दौरान, कुछ लोग अपंग भी हो जाएंगे, हाथ पैर भी उनके चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे। जो बचे खुचे रहेंगे, शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे, उसमें से आप ज़्यादातर देखिएगा वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के फैक्ट्रियों में चौकीदार का काम करेंगे। जो अंबानी और अडानी की फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उसमें ये अग्निवीर सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। ऑलरेडी इस देश में कई सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो पूर्व फौजियों को लेकर सुरक्षा गार्ड बनाती है, ड्यूटी लगाती है। ये जो अग्निवीर रहेंगे, इनको हथियार चलाने का प्रशिक्षण मिला रहेगा, गोली चलाने का, निशाना बनाने का। तो ये लोग सिक्योरिटी गार्ड बन के रह जाएंगे पूंजीपतियों के। और शायद मोदी की नीयत भी यही है, वो चाहते हैं कि ये जो अग्निवीर हैं वो अडानी और अंबानी के बिजनेस की सुरक्षा में तैनात हैं। देखिए, पिछले कई सालों से सेना में नियमित बहाली नहीं हो रही है। इधर तो 2-3 साल में कहा गया, कोरोना का बहाना बनाया गया कि महामारी फैली हुई है, ये है वो है। अब देखिए, इसको लेके युवाओं में कितना फ्रस्ट्रेशन है। कल तो रोहतक में, हरियाणा में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। मैं आत्महत्या को सही नहीं मानता, लेकिन ये दिखाता है कि निराशा कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब कोई व्यक्ति 5 साल से तैयारी कर रहा है और उसको अब 4 साल की नौकरी दीजिएगा, तो ये तो उसके साथ बहुत क्रूर मजाक है। यहाँ पर भी पटना में भी कई अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे, उनसे जब मिले तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट थे। नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा फ्रस्ट्रेट है। अब मैं कैसे करूँ, मगर उनके लिए 1/4 सीटें तो खाली है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, वो निराश नहीं हो, जैसे आत्महत्या का फैसला कर ले रहे हैं, तुरंत कुछ और कर ले रहे हैं। ये थोड़ा सा, मैंने तो कहा कि आत्महत्या को मैं सही नहीं मानता। ये तो एक तरह का, एक तो पलायन है, है ना, वो तो बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, जो अभ्यर्थी ट्रेन जला दे रहे हैं, बसें तोड़ रहे हैं, कहीं किसी के घर पे चढ़ जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये इसमें असामाजिक तत्व के घुसे होने का
मतलब कि एक नजर आ रहा है कि असामाजिक तत्व के लोग इसमें घुस सकते हैं? या तो असामाजिक या फ्रस्ट्रेशन में लोग हिंसा करते हैं, लेकिन हिंसा तो बिल्कुल गलत है। जी जी। मैंने तो कल एक वीडियो जारी किया है, अपना वीडियो जारी करके मैंने लड़कों से, छात्रों से अपील की है। उस वीडियो में भी मैंने खाली स्पष्ट कहा और अभी भी दोहराता हूँ कि जो भी प्रदर्शन हो, जो भी विरोध हो, वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। ये गांधी जी का देश है। यहाँ पर आप यदि ट्रेनों को फूंक दें, तोड़ फोड़ करें, आगजनी करें, तो ये किसी भी दृष्टि से इसको सही नहीं माना जा सकता है। विरोध करने का हक हर किसी को है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। और इस मुद्दे पर हमें हिंदुस्तान के किसानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने 1 साल तक किसान आंदोलन चलाया, नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों के खिलाफ, बिल्कुल शांतिपूर्ण चलाया। लाखों किसान थे, बिल्कुल औरत, बच्चे, बूढ़े सब थे, और अंत में नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। पर यहाँ लगता है कि युवा है, इसलिए ज़्यादा आक्रोश होकर एकदम पूरा अटैक कर दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा, लेकिन ये गलत है। युवा का जो जोश है उसको सही दिशा में बढ़ना चाहिए। तो क्या इसमें पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे छिप करके अपनी मंशा जाहिर कर सकती है, या अपना मंशा सरकार को देखिए, अभी जो 1-2 दिन में जो प्रदर्शन हुए हैं, 1-2 दिन पहले तो ये घोषणा ही हुई है अग्नि पथ योजना की। अभी जो 1-2 दिन में जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है। उसको आप कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस है, जिसको हिंदी में स्वतः स्फूर्त कहते हैं। वो स्वतः स्फूर्त युवाओं का गुस्सा है, और युवा सड़क पर निकल गए हैं। क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, वो फिजिकल टेस्ट क्लियर भी कर चुके हैं, शारीरिक परीक्षा पास भी कर चुके हैं, तो उनका जो मतलब उनमें तो निराशा आ गई, तो वे सड़क पर निकल गए हैं। तो अभी भले बाद में राजनीतिक दल इसमें कूद जाएं, और विपक्षी दल तो आएंगे ही आएंगे, उनके लिए तो एक बड़ा मुद्दा हो गया है। 4 महीने पहले आरआरबी का रिजल्ट आया था, उसमें कुछ कंफ्यूजन था, तो उसको लेकर भी अभियर्थी सड़क पे उतरे थे। तो वही माहौल 4 महीने के बाद ये अग्नि पथ योजना और अग्निवीर बहाली में। बिल्कुल, आपने जो कहा कि रेलवे में ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी, आरआरबी एनटीपीसी, उसमें भी ऐसे ही धांधली हुई थी, उसमें भी लोग फ्रस्ट्रेशन में निकल गए थे सड़कों पर। तो आपने तो मजाक बना रखा। और बिहार के संदर्भ में देखें तो यहाँ तो बीपीएससी पेपर भी लीक कर गया, यहाँ तो करेला पर नीम चढ़ा हुआ है ना। तो ये स्थिति है। और एक तो नई बात आ रही है कि जो जनरल विपिन रावत की रहस्यमय मौत हुई थी, जो सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तीनों सेनाओं के ऊपर थे, उनकी मौत के तार भी कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना से जोड़ रहे हैं। ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसके कुछ तथ्य हमें बताइएगा। नहीं, गंभीर, देखिए, मौत तो रहस्यमय थी ही, क्योंकि वो जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ जनरल विपिन रावत का नीलगिरी की पहाड़ियों में 8 दिसंबर 2021 को, वो हेलीकॉप्टर बहुत मजबूत हेलीकॉप्टर माना जाता है। वो कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था कि ऐसे टकरा ये हो गया। तो मौत तो रहस्यमय थी ही, और उसकी इंटरनल इंक्वायरी की गई। मतलब कोई स्वतंत्र एजेंसी ने इंक्वायरी नहीं की, ऐसा नहीं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस की देखरेख में इंक्वायरी हुई। इंटरनल इंक्वायरी हुई सेना की, और उसने कह दिया है कि नहीं दुर्घटना है। तो वो तो राजनीतिक दबाव में भी वो कंक्लूजन दिया जा सकता है। अब ये बात आ रही है कि इसकी इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए कि जनरल विपिन रावत ने अग्निपथ योजना का खुलकर विरोध किया था कि जो सेना का जो प्रोफेशनलिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा, सेना पेशेवर नहीं रह जाएगी यदि ठेका पट्टे पर इस तरह से अग्निवीरों को लिया जाएगा तो। और उसके कुछ महीने बाद रहस्यमय ढंग से जनरल ये विपिन रावत मारे जाते हैं। इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली सर? अब मैं सूत्र क्यों मीडिया पर बताऊंगा भाई जी? क्या सेना के अधिकारी मेरे मित्र नहीं नहीं, एक हो सकता है कि आप अनुमान लगा रहे हो, या कुछ जहाँ से जानकारी मिली है, अनुमान पर मैं बात नहीं करता। जहाँ से जानकारी मिली है वो सही नहीं हो, ऐसा भी तो सेना के अधिकारियों ने मुझे जानकारी दी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सीधी बात है ना, क्योंकि सब लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो ये स्थिति है। इसके पहले जस्टिस लोया की भी रहस्यमय मौत हुई थी, है ना, और उस पर भी पर्दा डाल दिया गया, लीपापोती हो गई। तो क्या बात है कि जस्टिस लोया कभी रहस्यमय ढंग से मर जाते हैं, जनरल विपिन रावत रहस्यमय ढंग से मर जाते हैं। जो लोग मोदी और शाह के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं उनकी रहस्यमय मौत हो जाती है। तो ये इस बिंदु पर तो जांच होनी चाहिए जी। तो आपको लगता है कि इस बिंदु पर जांच के लिए और भी तेजी आएगी, या और भी लोग सक्रिय होंगे? ये तो देखिए दबाव का विषय है ना। सरकार तो देखिए लात का भूत होती है ना, बात से नहीं मानती है ना। नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून लाए, जब 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, दबाव हुआ, तब उसको वापस ले लिए। नहीं तो इतने दिन तक तो इसको वापस लेगी फिलहाल, आपको लगता है? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप राजनीतिक परिदृश्य देखिए देश का। 23 महीने बाद देश में आम चुनाव है। 23 महीने बाद मई 2024 में देश फिर फैसला करेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी को सत्ता मिलेगी। और इतना बड़ा युवा वर्ग आंदोलित है, सिर्फ एक प्रदेश में नहीं,
अलग अलग राज्यों में। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है अग्निपथ के खिलाफ। तो और 18 साल में युवक युवती मतदाता हो जाते हैं, तो कोई भी सरकार इतने युवाओं की नाराजगी क्या मोल सकती है जब 23 महीने बाद आम चुनाव हैं। एक और बातें निकल कर आ रही है कि 23 से 24 साल तक जो युवा हैं देश के, वह बेरोजगार ही रह रहे हैं, तो उनको उससे पहले एक मौका मिल रहा है, और ये भी एक पॉइंट बन रहा है। मतलब कि वो जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से या सरकार के तरफ नहीं, बीजेपी वाले ये क्यों भूल रहे हैं कि जब मोदी ने 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियों का वादा, और वो जुमला साबित हुआ। 8 साल में 16 करोड़ देना चाहिए, उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने बात रखी। 8 साल से अब सत्ता में है तो 16 करोड़ को नौकरी मिल गई क्या? नहीं मिली। और 16 करोड़ से आप सीधे कुछ लाख में पहुंच गए हैं। वो भी नौकरी बहुत कई साल की नहीं, 4 बरस की नौकरी। जो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 4 साल तक आप अग्निवीर रहिए, उसके बाद पकौड़े तलिए, और फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहेंगे कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार ही है। तो आपने तो देश के युवाओं का कचरा कर दिया, किसानों का कचरा कर दिया, अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है देश हमारा? अच्छा, इन लोगों के साथ क्या किया जाए जो पुलिस पर हमला कर दे रहे हैं, सेना पर हमला कर दे रहे हैं, मार के माथा फोड़ दे रहे हैं जो लोग हैं, उन पर क्या किया जाए? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मतलब किस तरह की कार्रवाई, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रही है? वो तो गलत है। आप किसी ने पत्थर से, आप बुलडोजर से तोड़ दें, ये तो बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में क्या हो? उत्तर प्रदेश का देखिए, आपने यूपी की बात छेड़ी, जो कि थोड़ा विषय से हट गया है, क्योंकि अभी हम अग्निपथ की बात कर रहे थे। लेकिन मैं आप यूपी की बात की, यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन है राजा भैया। मैं दर्शकों को बताऊं, यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन है राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो अपनी पार्टी बना के 2 विधायक जीते। उसको कुंडा का गुंडा भी कहते हैं। लेकिन उसके खिलाफ यूपी पुलिस कुछ नहीं करती है। पर उनके बारे में एक इमेज बनाया गया है कि वो तो सबका भला करते हैं, वो राजा हैं। इमेज बनाया है, लेकिन मायावती के समय में उन्हीं पर पोटा भी लगा हुआ था। लेकिन राजा भैया पर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि आदित्यनाथ के वो 100 जातीय हैं। आदित्यनाथ भी ठाकुर जाति के हैं, यानी राजपूत हैं, और राजा भैया भी ठाकुर हैं, यानी राजपूत हैं। सीधे आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं। एकदम डंके की चोट पर। मैं तो उसको योगी आदित्यनाथ कहता ही नहीं, मैं तो उसको ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ। उसमें मुझे योगी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। उस पर तो ढेर सारे आपराधिक केस थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने अपने ही के ऊपर लगे हुए केसों को वापस लिया है। तो उसको तो मैं योगी आदित्यनाथ कहता ही नहीं, मैं तो ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ। उसमें योगी का एक लक्षण मुझे बताइए। राजा भैया का कुछ आपराधिक रिकॉर्ड आप जुड़ा रहे थे। राजा भैया का तो इतना लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। मायावती जब सीएम थी तो उस पर पोटा लगाया गया था। फिर भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बार वो जीत कर आ रहे हैं पिछले 2.5-3 दशक। जीतने से क्या होता है? तो राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार माननीय सांसद हो गया। अनंत सिंह कितनी बार माननीय विधायक बन गया। अभी साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी है, वो संसद में बैठी हुई है। अच्छा, तो अंतिम हम सवाल लेना चाहेंगे, क्या ये अग्निपथ जो योजना है जी, इसको सरकार वापस लेगी या फिर वो पुराने जैसे बहाली लेती थी उस हिसाब से लेगी? वो ठीक है या वही ठीक है? उस पर हमें थोड़ा संक्षिप्त में। नहीं, आर्मी में नियमित बहाली होनी चाहिए जी। ये ठेका पट्टा नहीं चलेगा। ये जो संविदा वाला है सिस्टम, ठेका पट्टा पर कि आप आइए 4 साल में जाइए और फिर कुछ नहीं मिलेंगे, मतलब जैसे पहले होती थी। जी, बिल्कुल नियमित बहाली जो पहले होती है उसको ही मैं नियमित बहाली कर रहा हूँ कि आप रेगुलर रिक्रूटमेंट कीजिए, उनको अच्छी तरह ट्रेनिंग दीजिए और उनको काफ़ी समय तक वो एक ड्यूटी करें, है ना। ये ठेका पट्टा वाला सिस्टम आर्मी में नहीं चलेगा। जी, पूर्व IPS अमिताभ दास ने इसे ठेका पट्टा करार दिया है, और भी कई अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी लगातार इस अग्निपथ योजना का और अग्निवीर बनने का इसका विरोध कर रहे हैं। हम अगले भाग में और भी कुछ बातें करेंगे, इसके लिए आप बने रहिएगा झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।